प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने चैनल सोलो अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं, जिसमें चैप्टर पढ़ेंगे छठा। मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? छठा। और छठे चैप्टर का नाम क्या है? रेखा और कोण है। रेखा और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त ये एक्सरसाइज है। अगर आप इनके बेसिक पढ़ोगे तो कंपटीशन में बहुत काम आने वाली है कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है, इनके कितने प्रकार होते हैं, और ये सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, मतलब यहाँ से ज्यामिति की शुरुआत होती है। ये किसका पार्ट है? ज्यामिति का। ज्यामिति की शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से होती है। ज्यामिति का जो सबसे आधार कोई चीज है वो क्या होती है? आप कोई बता सकते हो तो कमेंट में बताना। लेकिन सबसे आधार चीज मैं होती है वो बताता हूँ, बिंदु होता है। यानी ज्यामिति की शुरुआत कहाँ से होती है? यानी वो सबसे आधार चीज जहाँ से ज्यामिति क्या होती है, स्टार्ट होती है, वो चीज होती है बिंदु। क्या होती है? बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट्स, यानी बिंदु। पॉइंट होता है, और पॉइंट से ही चीजें स्टार्ट होती है। रेखा बनती है तो भी पॉइंट से बनती है। वर्त की संरचना, किसी भी आकृति बनानी है तो सबसे पहले कौन होगा? बिंदु होगा। और बिंदु की परिभाषा क्या होती है? बिंदु वो होता है जहां पर आप इसकी त्रिज्या नगण्य रख सकते हो, इसका आकार नगण्य होता है, आकृति आकार आप नगण्य के अनुसार मान सकते हो। तो इसकी पहली बात क्या है कि इसकी आकृति न के समान होती है। न के समान होती है। न के समान होती है। इसके बारे में कुछ 2 या 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। दूसरी चीज है, त्रिज्या भी नगण्य होती है इसकी, यानी न के समान त्रिज्या होती है। इसकी त्रिज्या भी नगण्य होती है। क्या होती है? नगण्य होती है। अब आगे देखो, बिंदु के बाद में हम पढ़ते हैं कि बिंदु किसका निर्माण करता है? बिंदु करता है रेखा का। किसका निर्माण करता है? रेखा का। यानी लाइन का निर्माण कौन करता है? लाइन का निर्माण करता है बिंदु। यानी रेखा का निर्माण किस प्रकार होता है? आप तो जानते हो सर, रेखा हमने तो ऐसे पढ़ी है, कोई दो अनंत बिंदु के बीच की, वो 2 अनंत बिंदु होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेखाएं बोलते हैं। जिनको मिलाते हैं, जो दो अनंत बिंदुओं के मध्य जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? रेखाएं बोलते हैं। जब ये ऐसा नहीं होता है, आपको मैं परिभाषा बताता हूँ, ये ध्यान रखना कि बिंदुओं का ऐसा सरल बिंदु पद, बिंदुओं का ऐसा सरल बिंदु पथ जो रेखा का निर्माण करता है, जो रेखा का निर्माण करता है। ये परिभाषा है जो एक एग्जैक्ट परिभाषा है कि बिंदुओं का ऐसा सरल बिंदु पर जो किसका निर्माण करे? रेखा का निर्माण करता है। अब आपको अगर मैं चाहूँ कि अगर आप दूसरी इसकी परिभाषा क्या होती है, तो मान लेते हैं कोई अनंत 2 बिंदु है, उसको जो उनके बीच की जो दूरी होती है वो रेखा द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे इसके आधारित पर मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखना जैसे क्या होता है। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, बिंदु ऐसे करते करते मैंने एक बिंदु ऐसा बिंदु बना दिया। फिर इनके मैंने बीच की दूरी को फिर ऐसे बना दिया। तो जैसे जैसे मैं इन बिंदुओं को मिलाता जाऊंगा तो एक लाइन का क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या होने लगेगा? निर्माण होने लगेगा। तो इस तरह ये एक फिर गहरी लाइन बन जाएगी। और ये गहरी लाइन क्या कहलाएगी? जो अनंत बिंदुओं तक जाएगी। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ये लाइन कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो अनंत तक इस लाइन को जाने को हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। आगे देखो, रेखा का भाग ये होता है रेखाखंड। रेखा का भाग क्या होता है? रेखाखंड। रेखाखंड क्या होती है? यानी रेखाखंड क्या होता है? 2 अनंत बिंदुओं के बीच की फिक्स दूरी होती है, उससे क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। यानी रेखाखंड किसका भाग होता है? एक रेखा का भाग होता है। यानी 2 अनंत बिंदु, ऐसे लिखना, रेखा के 2 अनंत बिंदु, और रेखा के
दो अंतः बिंदुओं को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। यानी रेखा के दो अंतः का अर्थ होता है रेखा में स्थित। जैसे मान लो ये रेखा है, रेखा जा रही है अनंत तक, इसमें मैंने फिक्स बिंदु कर दिया, या मान लो एक ए है, यहाँ पर मैंने कोई बिंदु कर दिया बी है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ए बी, ये क्या है? एक रेखाखंड है। रेखाखंडों को हम कैसे दर्शाते हैं? ए और बी ऐसे दर्शाते हैं। तो ये क्या हो गई? रेखाखंड है। ये इस पूरी रेखा का एक भाग हो गया। क्या हो गया? रेखाखंड। आगे देखो, इसका तीसरा बिंदु है किरण। रेखा का दूसरा बिंदु क्या आ गया? किरण। रेखाखंड ध्यान रखना दोनों दिशाओं में होती है, इधर भी होती है उधर भी होती है, इसलिए मैंने इस पर निशान लगे नहीं लगे। अब देखो वे क्या होती है? रेखा का वह भाग जो एक अंतः बिंदु एक ही दिशा में जाता है, ठीक है नहीं? रेखा पर स्थित एक अंतः बिंदु एक अंतः बिंदु जो एक ही दिशा में चलती है, ठीक है? जैसे देखना, मेरे पास में ये एक रेखा है, इसमें एक बिंदु है, ये एक बिंदु का अर्थ है कि ये किस साइड में जा रही है? इस साइड में जा रही है, ठीक है? तो इसको मैं अब दर्शाऊंगा कैसे? मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु और मान लेते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है? बी है। तो ये ए बी किस दिशा में जा रहा है? मतलब एक दिशा में जा रहा है। ये इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ए बी। किरण को मैं हमेशा ऊपर किसका चिन्ह दर्शाऊंगा? किरण का चिन्ह लगाकर बताऊंगा कि ये किस दिशा में जा रही है। किरण मतलब किरण एक दिशा में जा रही है, ये इधर भी जा सकती है। तो इधर जाने के लिए मैं क्या करूंगा? इधर देखो, मैं बता रहा हूँ, इधर देखना कि ये एक रेखा है, ये इधर भी जा सकती है, यानी यहाँ पर बी है, यहाँ पर मान लो ए है, तो ये किरण इधर भी जा सकती है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि ए बी इस तरह भी जाएगी। तो मतलब किरण हमेशा जाएगी एक दिशा में, चाहे अपोजिट साइड जाए चाहे सेम साइड जाए। तो ये किसके भाग हो गए? ये ज्यामिति के कुछ वो आधार बिंदु है जहां पर हम ज्यामिति स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कोण क्या होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे कि कोण क्या होता है। तो कोण, अगली परिभाषा में किसके बारे में पढ़ते हैं? कोण के बारे में। कोण क्या होता है? कोण कि मैं 2 या 3 परिभाषा बताऊंगा। यहाँ ऐसा होता है कि दो भुजाएं आपस में आकर जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर एक झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। या एक प्रारंभिक और अंतिम लाइन जिस बिंदु पर आकर मिलती है वहां पर एक झुकाव बोलते हैं, उसको भी हम कोण बोलते हैं। या ऐसे होती है कि दो किरणें जिस बिंदु से निकलती है उस बिंदुओं के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? देखो, मैं इसकी 2 परिभाषा आपको लिखा रहा हूं कि जहां दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हो अर्थात जहां पर दो रेखाएं आकर जहां पर दो रेखाएं आकर मिलती हो तथा दो रेखाएं आकर मिलती हो तथा उस झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं।
जैसे मान लो मैं एक चित्र बना रहा हूँ, डायग्राम में समझना कि मान लो ये एक किरण है, इस बिंदु से निकल गई, यहाँ से मान लो एक किरण इधर निकल गई, तो ये जो बिंदु इसको तो बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं? शीर्ष पॉइंट कहते हैं इसको। और जो ये झुकाव होता है, इस झुकाव को हम क्या बोलते हैं? एंगल यानी कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल या कोण बोलते हैं। ठीक है। अब देखो कोण के प्रकार, आगे हम क्या पढ़ते हैं? कोण के प्रकार पढ़ते हैं। अब देखना कोण कितने प्रकार का है। कोण बहुत सारे प्रकार है, कोण के अलग अलग बहुत सारे प्रकार है, पढ़ेंगे, जबरदस्त है। देखना पहला न्यून कोण। पहला कोण कौन सा है? न्यून कोण। दूसरा कोण कौन सा है? समकोण। कौन सा है? समकोण। तीसरा है अधिकोण। अधिकोण। चौथा है सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण। ऋजु कोण। अगला है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। अगला है संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। उसके बाद में पूरक कोण। पूरक कोण। और लास्ट में संपूरक कोण। संपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री और सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। इतने एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कोण के इतने प्रकार जो पढ़ेंगे, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, सरल कोण या ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है। संपूर्ण कोण नहीं, संपूरक नाम है यहाँ। ठीक है, संपूरक नाम है, संपूरक कोण। ठीक है, ये पढ़ेंगे। देखना बहुत गजब है। न्यून कोण यानी आपको परिभाषा नहीं लिखानी, एक छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है। न्यून कोण कौन सा होता है? वह कोण जो जीरो से क्या हो, बड़ा हो। वह कोण जो जीरो से क्या हो, बड़ा हो, यानी एंगल। वह कोण जो जीरो से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। तो पहली बात आप ये ध्यान रखना। इसकी आकृति किस तरह बनाएंगे? देखो, मान लो ये एक 90 डिग्री का एंगल है, और इनके जो मध्य जितना भी कोण आएगा, इनके मध्य जितना भी कोण होगा, वो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। कौन सा होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है। संपूरक कोण यानी वह कोण जिसका मान कितना हो? 90 डिग्री हो, यानी जिस कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। तो संपूरक कोण की आकृति कैसी होगी? समकोण की। सॉरी, नाम आ गया समकोण की। तो समकोण कोण कौन सा होता है? जिस कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। आगे देखो अधिकोण। अधिकोण कौन सा होता है? जो 90 से क्या हो? बड़ा हो। वह कोण जो 90 से क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन 180 से क्या होता है? छोटा होता है। वह कोण जो 90 से क्या हो? बड़ा हो, और 180 से क्या हो? छोटा कोण हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? जिसमें मैंने ये कोण बनाया, तो ये किस कोण का उदाहरण हो जाएगा? ये किस कोण का उदाहरण है? अधिकोण का। ठीक है। इसके बाद में देखो सरल या ऋजु कोण। बहुत बार कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें पूछा जाता है कि ऋजु कोण का मान कितना होता है। अब आप सरल कोण तो सभी जानते हो, लेकिन ऋजु कोण नाम कोई नहीं जानता है। तो ऋजु कोण का अर्थ होता है 180 डिग्री। सरल कोण का मान कितना होगा? 180, यानी वह कोण जिसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरल या ऋजु कोण। आगे देखो प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या है? जिस कोण का मान 180 से बड़ा हो, जिस कोण का मान 180 से बड़ा हो तथा 360 से छोटा हो, यानी वह कोण जिसका मान 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो? छोटा हो। ठीक है। आगे देखो
उसके बाद में संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। आगे देखो, अगला कोण है पूरक कोण। पूरक कोण क्या बोलते हैं? ऐसे दो कोण जिसका योग कितना होता है? 90 डिग्री। यानी ऐसे दो कोण जो, मान लो कोण ए और कोण बी का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं? सॉरी पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण के थ्रू बता रहा हूँ, इधर देखना कि मैंने लिखा मेरे पास में एक कोण 45 है, तो इसका पूरक कोण दूसरा कितना होगा? तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पूरक कोण मतलब दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री आता है, एक अगर 45 है तो दूसरा भी इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। आगे देखो, लास्ट वाला कोण है संपूर्ण कोण। कौन सा है? संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोणों का अर्थ है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी मान लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे कोण क्या कहलाएंगे? संपूर्ण कोण। जैसे मैंने ए कोण का मान लिखा, मैंने ए कोण का मान लिख दिया कि 110 डिग्री है। कितना है? 110 डिग्री है। तो उसका अपोजिट यानी दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? मतलब ए का मान अगर 110 है तो बी का मान कितना हो जाएगा? यानी दोनों का योग 180 है, तो इसमें कितना जोड़ा कि 180 बन जाए तो 70 डिग्री। तो इसका संपूर्ण कोण कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो इस तरह ये कोण थे। अब अगला देखो, अगला कोण कौन सा है? अगला कोण है आसन कोण। कौन सा है? आसन कोण। अगला कोण है आसन कोण। और आसन कोण क्या होता है कि जैसे देखो, मान लो अगर एक इस तरह आप एंगल बनाए, इन दोनों के मध्य मतलब एक हिसाब से आपको देखा जाए तो दो भुजाओं के मध्य एक अगर उभयनिष्ठ भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ जो ये कोण बनते हैं, ये कौन से कोण होते हैं? आसन कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? आसन कोण। मान लो थीटा 1 और थीटा 2 है, थीटा 1 और थीटा 2 है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? आसन कोण है। आसन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? दो भुजाओं के मध्य, दो भुजाओं के मध्य, दो भुजाओं के मध्य एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ भुजा, भुजा के द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कौन सा कोण होता है? आसन कोण होता है। क्या होता है? आसन कोण होता है। और जैसे मान लो यहाँ से पूरा कोण है, तो मान लेते हैं इधर देखो O है, A है, और इधर क्या है? B है। तो कोण देखो, कोण AOB का निर्माण किस प्रकार होगा? थीटा प्लस 1 और थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 2। थीटा करता है यहाँ पे कोण है। क्या है? कोण है। तो ये कोण कौन सा होता है? आसन कोण होता है। कौन सा होता है? आसन। अगला देखो रेखिक युग्म कोण। अगला कोण कौन सा है? रेखिक युग्म कोण। कौन सा है? रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण कौन से होते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, उनको क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। जैसे मैंने एक रेखा पर बनाई गई कोण है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जैसे मैंने एक रेखा खींची है और इस रेखा द्वारा जो ये कोण बने, इधर वाला कोण और इधर वाले कोण का योग दोनों का कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है? बी है। तो कोण ए और बी का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यानी एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दो एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग, बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उन कोणों को हम क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि कोण ए प्लस कोण बी का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगला तीसरा कोण है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण। अगला कोण है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण।
और शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है? जब दो रेखाएं आपस में क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर काटती है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। और इस दोनों तरफ बने कोण, जैसे मान लो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इधर वाला कोण और इधर वाला कोण भी आपस में क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। मान लो जैसे एक ये कोण है, इसका नाम 2 है, इसका 3 है, इसके 4 है, तो कोण 1 बराबर कोण क्या होगा? 2 होगा। कोण 3 बराबर कोण क्या होगा? 4 होगा। क्योंकि एक ही बिंदु के दोनों ओर बने कोण हमेशा कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब देखो दो रेखाएं पढ़ते हैं। एक है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती है? वह दो रेखाएं जो आपस में कभी भी क्या नहीं करती है? प्रतिच्छेद नहीं करती है। वह रेखाएं जो परस्पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करे या नहीं करती हो, ऐसी लाइन क्या कहलाती है? समांतर रेखा। जैसे मान लो ये दो रेखाएं आपस में क्या है? समांतर रेखाएं हैं। चाहे मैंने ऐसे खींचा तो भी ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आगे देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो नंबर कौन है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी का नाम से आपको पता चलता है कि प्रतिच्छेदी का अर्थ है कि आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगी। वह रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है या क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। वह रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हो। जैसे ऐसी ये रेखाएं, तो ये रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेद। और जिस बिंदु पर काटती है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखो कुछ बिंदुओं के बारे में जानते हैं जो आपके 10th क्लास में काम आएगा। एक है सहरेंगी बिंदु। सहरेंग बिंदु का अर्थ होता है एक ही लाइन पर बने 3 बिंदु को क्या बोलते हैं? सहरेंग बोलते हैं। जैसे मैंने एक लाइन खींची है और इस पर एक ही रेखा पर कितने बिंदु स्थित है? 3 बिंदु स्थित है, तो इन 3 बिंदुओं को क्या बोलते हैं? सहरेंग बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहरेंग बिंदु बोलते हैं। दूसरा होता है असहरेंग बिंदु। ऐसे बिंदु जो समतल में कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। मान लो ये बोर्ड एक प्रकार का समतल है, तो इसमें कहीं पर स्थित हो सकते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु इधर है, एक मान लो इधर है, एक इधर हो गया, ये तो ये तीनों बिंदु आपस में क्या हो जाएंगे? असहरेंग बिंदु हो जाएंगे। मतलब उनका फिक्स आकार नहीं है, कोई ना कोई रेखा है ना कोई और है, यानी वो समतल पर कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। ठीक है, और देखो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।